नमस्कार एस्पिरेंट्स। चलिए आज सीधे टॉपिक पर आते हैं। ये वायुमंडल में जल पर एक खास विश्लेषण है जिसे खास तौर पर RSMSSB लैब असिस्टेंट की परीक्षा में आपकी मदद के लिए बनाया गया है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के पानी के बेसिक्स को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये पानी अपना रूप कैसे बदलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंडेंसेशन के अलग अलग रूपों की, जैसे कि बादल, फिर आएगा वर्षा और उसके प्रकार, और हाँ सबसे आखिर में एग्जाम कॉर्नर जहां हम करेंगे फटाफट रिवीजन और कुछ जरूरी सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर मौसम की हर घटना टिकी हुई है, वाटर वेपर यानी पानी का गैसीय रूप। तो ये वाटर वेपर आखिर है क्या? देखिए, ये हवा में मौजूद पानी का वो अदृश्य गैस वाला रूप है जो आप समझ लीजिए मौसम की हर घटना की जड़ है। इसकी मात्रा जगह के हिसाब से बदलती रहती है, करीब 0 से 4% तक। अब आते हैं ह्यूमिडिटी पर, यानी आर्द्रता। देखिए, दो तरह की होती है। एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये हवा में पानी की असली मात्रा है, एक्चुअल अमाउंट। और दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये एक परसेंटेज है जो ये बताती है कि हवा अपनी पूरी कैपेसिटी का कितना % नमी लिए हुए हैं। और हाँ, एग्जाम में सवाल यहीं से बनता है, इस अंतर को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ये वाटर वेपर अपना रूप कैसे बदलता है। ये पूरा खेलना बस 2 मेन प्रोसेसेस का है। एक है इवापोरेशन, मतलब जब गर्मी से पानी गैस बन जाता है, और दूसरा है कंडेंसेशन, यानी जब हवा ठंडी होती है तो वही गैस वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। और इस प्रोसेस में लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। अब ये दो टर्म्स बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला है सैचुरेशन। सोचिए हवा एक स्पंज की तरह है, जब वो पूरी तरह से पानी से भर जाए और एक बूंद भी और ना सूख सके तो वो सैचुरेटेड हो जाती है। और ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर हवा सैचुरेटेड हो जाती है। बस जैसे ही ड्यू पॉइंट पर पहुंचे, कंडेंसेशन शुरू। तो जब कंडेंसेशन होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब जमीन पर और आसमान में इसके कौन कौन से रूप हैं। यहाँ पे एग्जाम में फंसाया जाता है। ड्यू यानी ओस और फ्रॉस्ट यानी पाला। फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। ड्यू तब बनती है जब ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, ये पानी की बूंदें हैं। लेकिन फ्रॉस्ट तब बनता है जब ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो, ये बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। तो बस फ्रीजिंग पॉइंट का खेल है। अब बात करते हैं फॉग यानी कोहरे और मिस्ट यानी कुहासे की। MCQs के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि मिस्ट में फॉग से ज्यादा नमी होती है और इसीलिए मिस्ट में विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है। अब आते हैं आसमान के राजा यानी बादलों पर। बेसिकली 4 तरह के होते हैं। सबसे ऊंचे पंख जैसे वो हैं सिरस, फिर आते हैं रुई के ढेर जैसे दिखने वाले क्यूमुलस, तीसरे हैं चादर की तरह फैले हुए लो लेवल स्ट्रैटस, और आखिर में गहरे रंग के बारिश वाले बादल निम्बस। याद रखिए, बाकी जितने भी बादल हैं वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये देखिए, इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं ये फूले फूले रुई जैसे क्यूमुलस बादल और दूसरी तरफ ये परतदार स्ट्रेटस बादल। फर्क साफ नजर आ रहा है। ये टेबल ये बहुत काम की चीज है। इसमें ऊंचाई के हिसाब से बादलों को क्लासिफाई किया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के टाइम बहुत मदद करेगा। ठीक है, बादल तो बन गए, पर अब ये नमी वापस धरती पर कैसे आती है? चलिए देखते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेन या बारिश नहीं होता। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है। ये स्नो यानी बर्फ के रूप में हो सकता है, स्लीट यानी जमी हुई बारिश के रूप में हो सकता है, या फिर हेल मतलब ओले के रूप में भी हो सकता है। अब जो रेनफॉल है ना, वो हवा के ऊपर उठने के तरीके पर डिपेंड करती है। इसी के आधार पे रेनफॉल के 3 मेन टाइप्स हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल। इसे ऐसे समझिए जैसे गर्मियों की दोपहर में तेज गर्मी से जमीन तप जाती है, गर्म हवा ऊपर उठती है और अचानक से जोरदार बारिश हो जाती है, बिजली और गरज के साथ। ये इंटेंस होती है पर ज्यादा देर नहीं टिकती। दूसरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसका सीधा कनेक्शन पहाड़ों से है। यहाँ 2 शब्द याद रखने हैं, विंडवर्ड और लीवर्ड। जब नम हवा पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है तो विंडवर्ड साइड पर खूब बारिश होती है,
लेकिन पहाड़ के दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड पर हवा सूखी हो जाती है और वहां बारिश नहीं होती। इसी को कहते हैं रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए। अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम कॉर्नर। यहां हम फटाफट सब कुछ रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ये पॉइंट्स गांठ बांध लीजिए। एग्जाम में अक्सर एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फर्क पर सवाल आता है। ड्यू और फ्रॉस्ट का अंतर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिपेंड करता है, वो भी एक क्लासिक ट्रैप है। और एक सिंपल सी ट्रिक, अगर किसी बादल के नाम में निम्बस लगा है तो समझ जाइए वो बारिश जरूर करेगा। चलिए, पहला सवाल, आसमान में सबसे ऊंचा बादल इनमें से कौन सा है? जरा सोचिए। सही जवाब है ए, सिरस। दूसरा सवाल, रेन शैडो एरिया यानी वृष्टि छाया क्षेत्र, ये किस तरह के रेनफॉल से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक या साइक्लोनिक। सोचिए जरा। और सही जवाब है ओरोग्राफिक। ये पहाड़ के लीवर्ड साइड पर बनता है। और आखिरी सवाल, वो टेम्परेचर जिस पर हवा सैचुरेटेड हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट? और इसका सही जवाब है सी, ड्यू पॉइंट, जिसे हम ओसांक भी कहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि पानी का साइकिल कैसे काम करता है। ये प्लैनेट का सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश इतनी अलग-अलग होती है? इसके लोकल वेरिएशंस के पीछे क्या कारण है? इस पर जरूर सोचिएगा। रिवीजन करते रहिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।